हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे वाइगोत्स्की के सिद्धांत के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इससे सवाल जो है बार बार पूछा जाता है और आज हम लोग मात्र 3 बिंदुओं पे बात करेंगे, ओनली 3 बिंदुओं पे। और आप देखेंगे कि इस 3 बिंदु को जानने के बाद ही आपका कोई सवाल मिस नहीं होता। जब भी आप परीक्षा देने जाएंगे सीटेट की या कोई भी राज्य स्तरीय टीईटी परीक्षा को, तो आपसे एक भी सवाल मिस नहीं होंगे। जी हाँ दोस्तों, यह वीडियो वाइगोत्स्की के सिद्धांत का पहला संस्करण है। इसके बाद एक और संस्करण आएगा। 2 संस्करण आप देख लीजिएगा, सारे कॉन्सेप्ट वाइगोत्स्की से क्लियर हो जाएंगे। तो आज की इस वीडियो में कुछ बेसिक चीजों को हम लोग जानने वाले हैं जो वाइगोत्स्की के सिद्धांत से संबंधित है। जी हाँ, जैसे कि मानसिक विकास किसके अंतःक्रिया की परिणाम है और इस सिद्धांत के मुख्य 3 बिंदु कौन कौन से हैं और वाइगोत्स्की के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में आधार किसे माना गया है। जी हाँ दोस्तों, इन 3 चीजों पे बात करेंगे, तो बने रहिएगा, इस वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो छोटा होगा लेकिन इतना जानने के बाद आप वाइगोत्स्की से रिलेटेड कोई भी सवाल हल कर पाएंगे। तो चलिए जानते हैं क्या कुछ पूछा गया है। पहला तो है कि मानसिक विकास के सिद्धांत किसके अंतःक्रिया का परिणाम है। ये देखिए, बच्चा जैसा कि आप सभी जानते हैं 3 चीजों पे वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार सक्रिय ज्ञान का निर्माता होता है और वह किसके साथ अंतःक्रिया करता है। तो पहला आपका होगा सामाजिक, पहला सामाजिक और उसके बाद सांस्कृतिक और उसके बाद आपका तीसरा हो जाता है भाषा। इन्हीं चीजों से बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को एक जो है, इन तीनों के परिणाम के आधार पर ही जो है उसका संज्ञानात्मक विकास हो पाता है। यहाँ पे संज्ञानात्मक विकास का मतलब हो जाता है मानसिक विकास। मानसिक विकास से तात्पर्य है संज्ञानात्मक विकास। तो कहीं ना कहीं इन 3 चीजों के साथ अंतःक्रिया का परिणाम होता है, जिसके साथ बच्चा जो है सक्रिय निर्माता होता है। किसका? ज्ञान का। ज्ञान का सक्रिय निर्माता कहलाता है। इन्हीं चीजों के साथ वह एक्टिव लर्नर कह सकते हैं उसको, सक्रिय रह के वो चीजों को सीखता है समाज के साथ अंतःक्रिया करके। अब समाज का मतलब हो गया उसका समाज, परिवार और आसपास की जो वातावरण है उसके हिसाब से वो चीजों को सीखता है। और सीखने की प्रथम इकाई जो है उसका समाज, उसका परिवार ही होता है। तो वहां से जो है बच्चा कुछ कुछ भाषा के माध्यम से सीखने का प्रयास करता है। कहीं ना कहीं उसके बाद सांस्कृतिक चीजों की अगर बात करें तो जो उसके परिवेश में मिलता है, कहने का मतलब कि जो कला, लिखने पढ़ने की चीजें, सुनने की भाषा की चीजें, सारे जो है उसको सांस्कृतिक परिवेश में मिलते हैं, जहाँ पे बच्चा धीरे धीरे चीजों को फील करता है, फॉलो करता है और सीखता है। और भाषा की बात करें तो भाषा एक बहुत बड़ा शक्तिशाली माध्यम बताया गया है, क्योंकि भाषा जो है उसका मूलभूत आधार कह सकते हैं, बेसिक का आधार है भाषा। भाषा को बहुत ही शक्तिशाली माना गया है। कहने का मतलब कि आधारभूत संरचना भाषा ही है बच्चे का। तो कहीं ना कहीं इन 3 चीजों से ही बच्चा जो है एक सक्रिय ज्ञान का निर्माता होता है। अब वहीं अगर हम बात करें इस सिद्धांत के मुख्य बिंदु कौन कौन से हैं, तो इस सिद्धांत में 3 चीजों को महत्वपूर्ण माना गया है। पहला माना गया है एमकेओ, दूसरा माना गया है इसका ZPD और तीसरा माना गया है स्कैफोल्डिंग। जी हाँ दोस्तों, स्कैफोल्डिंग तीसरा माना गया है। एमकेओ क्या होता है? एमकेओ होता है वो चीज जो बच्चे से ज्यादा जानता हो, बच्चे से जो ज्यादा जानता हो, यानी कि मोर नॉलेजेबल अदर, यानी कि अधिक जानकार अन्य। ये वैसे पर्सन होते हैं जो मतलब वैसे व्यक्ति होते हैं जो बच्चे से ज़्यादा जानते हैं और बच्चे को संज्ञानात्मक विकास में मदद करते हैं। ZPD क्या है? ZPD है जो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, यानी कि समीपस्थ विकास का क्षेत्र, निकटतम विकास का क्षेत्र भी कह सकते हैं।
तो ये ऐसे होते हैं, जैसे मान के चलिए कि बच्चे के पास एक वास्तविक नॉलेज होती है जो चीज़ों को जानता है। एक होता है वास्तविक नॉलेज और एक होता है आपका जो संभावित नॉलेज, संभावित जो चीज़ों को वो नहीं जानता। तो जहां तक वो जानता है, मान लीजिए कोई शब्द लिखना है कलम, अब कलम कैसे लिखना है उसको अंक के बारे में पता है, लेकिन शब्दों को मिलाने के बाद कलम कैसे लिखना है चीज को नहीं मालूम है। वो जानता है कि ये क है, ये ल है, ये म है, लेकिन ये नहीं जानता कि तीनों को मिला देंगे तो कलम हो जाएगा। तो यहां तक तो जानता है क ल म, लेकिन कलम लिखेंगे कैसे इस चीज को नहीं जानता है। तो यहाँ पे जो है जहां तक जानता है उसके बाद की चीजों को जो बताता है वही बीच की दूरी जो होती है वही होता है आपका जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। और इसको पूरा कौन करता है? इसको पूरा करता है ये मोर नॉलेजेबल एंड अदर जो होता है वही इसको पूरा करता है, वही इसको बताता है। स्कैप फोल्डिंग क्या है? स्कैप फोल्डिंग होता है आपका जो कहने का मतलब कि जो चीजों को सहयोग के माध्यम से बच्चा कुछ चीजें जानता है और उसको सहयोग करता है, सहयोग के माध्यम से उसको चीजों को बताता है, सिखाता है। और बाद में जो है ये पार मचान, जिसको भी आप हिंदी में कह सकते हैं पार मचान या सहयोग जो भी कह ले, तो ये चीजों को सिखाता है, उसे ही हम स्कैप फोल्डिंग कहते हैं। कहने का मतलब कि सीखने की प्रक्रिया में बच्चों को दी जाने वाली अस्थायी सहायता, यह सहायता ऐसी होती है कि बाद में इसको हटा लिया जाता है। गणित के प्रश्नों को ही देख ले तो बच्चे को जोड़ना सिखाया जाता है, बाद में ये चीज हटा ली जाती है। सिर्फ एक सवाल पूछा जाता है कि 5 है, मान लीजिए यहाँ 5 दिया गया है और यहाँ 3 और यहाँ डैश है, तो क्या जोड़ेंगे कि 5 आएगा। तो बच्चा को पता जब हो जाता है, सीखने की प्रक्रिया जो कराती है वह सहयोग जो देता है वही पार पाना और मचान होता है, क्योंकि 5 के बारे में उसने ऑलरेडी बता रखा है। तो कहीं ना कहीं बच्चा यहाँ पे यह चीज कर लेगा, इसलिए बाद में चीजों को इस तरह बदला जाता है, हटा लिया जाता है। पहले सीखने के लिए उसका सहयोग किया जाता है और बाद में उस चीज को हटा लिया जाता है, उसे ही हम स्कैप फोल्डिंग कहते हैं। और बात करें कि वाइगोत्स्की के संज्ञानात्मक विकास में आधार किसे माना जाता है, तो आधार माना जाता है भाषा को। भाषा एक ऐसी प्रक्रिया है जो इसका बेसिक चीज है। भाषा के माध्यम से ही सीखने की जो उसके व्यक्तिगत चीज़ों को सीखने की क्षमता होती है वो डेवलप होते जाता है। तो कहीं ना कहीं भाषा जो है संज्ञानात्मक विकास के लिए एक आधार माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, और आगे की वीडियो के लिए बने रहें, क्योंकि इतना ही जानने के बाद आप एक भी सवाल मिस नहीं कर पाएंगे। उम्मीद है कि यह वीडियो अच्छा लगा होगा, और मिलते हैं इसके MCQ के साथ। आप सारे प्रश्न को इजीली कर लेंगे। ये 3 कॉन्सेप्ट बहुत ही जरूरी होते हैं, 3 पॉइंट से ही ज़्यादा, इससे ज़्यादा बाहर कुछ नहीं आता है बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पिछली वीडियो में आप लोगों को इसके कॉन्सेप्ट के बारे में हमने बताया था। उस समय आप लोग को लगा होगा कि मात्र 8 मिनट में क्या कॉन्सेप्ट हो सकता है, लेकिन अब आप इस MCQ को करेंगे, इस प्रश्नोत्तर को करेंगे, तो आपको समझ में आ गया कि नहीं, वो बहुत ही फायदेमंद था। जी हाँ दोस्तों, मैं उस वीडियो में भी आपको बताया था कि कॉन्सेप्ट का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा, और उसमें सारे चीजों को कवर कर दिया गया है बहुत कम समय में। आप इस MCQ को खुद ब खुद इसका उत्तर कर पाएंगे अगर इस वीडियो को आप पूरा देखते हैं। तो चलिए बिना देर किए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं क्या है उसके सटीक उत्तर। यहाँ पे देखेंगे कि वाइगोत्स्की ने बाल विकास के बारे में क्या कहा है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि पिछली वीडियो में भी हमने बताया कि बाल विकास और बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के बारे में इन्होंने सामाजिक, सांस्कृतिक और भाषा 3 चीजों को एक प्रमुख कारण बताया है। तो कहीं ना कहीं इसका उत्तर उसी हिसाब से होना चाहिए। यहाँ पे आप देखेंगे कि पंजाब TET में एक बार पूछा गया है, यानी कि 2011 में यह प्रश्न पूछा गया है। यह सांस्कृतिक अनुवांशिकी के कारण होता है। तो संस्कृति तो ठीक है, अनुवांशिकी नहीं होगा।
सामाजिक अंतःक्रियाओं के कारण होता है, औपचारिक शिक्षा का उत्पादन होता है, यह समावेशन और समायोजन का परिणाम होता है। जी हाँ दोस्तों, एसिमुलेशन और रिकमेंडेशन के बारे में पियाजे कहते हैं, तो ये भी नहीं होगा क्योंकि प्रश्न है वाइगोस्टकी के बारे में, डी नहीं होगा और 2 हम लोगों ने निकाल दिया। औपचारिक शिक्षा का उत्पाद होता है, ये तो होगा नहीं, इसको भी काट देंगे। आपका बी ऑप्शन सही होगा क्योंकि इन्होंने कहा है कि बच्चों के संज्ञानात्मक विकास किसके कारण होता है, तो सामाजिक, सांस्कृतिक और भाषा के अंतःक्रियाओं के कारण होता है, जहां पे बच्चा जो होता है सक्रिय ज्ञान का निर्माता होता है या लर्नर होता है, जो भी कह लें। चलिए नेक्स्ट की बात करें, यहां पे 1 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, यह सामाजिक अंतःक्रियाओं का कारण होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि वाइगोस्टकी के सिद्धांत में विकास के निम्नलिखित में से कौन से पहलू की उपेक्षा होती है। यहां पे उपेक्षा, यहां पे क्या कह रहा है, उपेक्षा मतलब किसके बारे में वाइगोस्टकी बात करते हैं और किन चीजों के बारे में नहीं बात करते हैं। उपेक्षा का मतलब यही हो जाता है कि उसके बारे में ये बात नहीं करते। ये पूछा गया सीटेट 2014 में, किसके बारे में, सामाजिकता के बारे में तो ये बात करते हैं, अपेक्षा करते हैं, उपेक्षा नहीं करते हैं। सांस्कृतिक के बारे में भी बात करते हैं और भाषा का जो है आधारभूत संरचना भाषा ही है, इसलिए सामाजिक, सांस्कृतिक और भाषा के बारे में ये बात करते हैं। और यहाँ पे उपेक्षा की बात की गई है, यानी कि कौन से पहलू पे वो बात नहीं करते, तो वो आपका जैविक हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए सेकंड की बात करते करते अब तीसरे नंबर के प्रश्न पे आते हैं। तो वाइगोस्टकी बच्चों को सीखने में निम्नलिखित में से किस कारण की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं। बच्चा को सीखने के लिए 3 चीजों के ही बारे में वाइगोस्टकी बात करते हैं, सामाजिक, सांस्कृतिक और भाषा। अदरवाइज ऑप्शन में कुछ भी दिखेगा तो वो नहीं है। अनुवांशिक के बारे में बात नहीं करते, नैतिकता के बारे में कोहलबर्ग बात करते हैं, शारीरिक के बारे में बात नहीं करते हैं, यानी कि सामाजिक के बारे में बात करते हैं। इनका मानना है कि बच्चों के सीखने के लिए महत्वपूर्ण कारकों में से एक सामाजिक है, सामाजिकता के द्वारा बच्चे जो है सीखते हैं। वाइगोस्टकी के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार, देखिए दोस्तों ये 2014 में पूछा गया था और अब तक जितने सीटेट हुए हैं 2014 का पेपर सबसे हार्ड माना जाता है। वाइगोस्टकी के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार स्वनिर्देशित वाक सहयोग का निम्नतम स्तर है, निम्नतम नहीं उच्चतम स्तर होगा। सांस्कृतिक और भाषा विकास के जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बच्चे अलग क्षेत्र में चिंतन करते हैं, पूर्ण परिप्रेक्ष्य नहीं लेते हैं। ये आपका निगेटिव, यदि निम्न आयु पर अमूर्त सामग्री प्रस्तुत किया जाए तो बच्चे अमूर्त तरीके से चिंतन करते हैं, नहीं कहीं ना कहीं सांस्कृतिक और भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यानी कि वाइगोस्टकी सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार जो कहना चाह रहे हैं वो यही कहते हैं कि सांस्कृतिक और भाषा विकास में बच्चे जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वाइगोस्टकी तथा पियाजे के परिप्रेक्ष्य में जो है प्रमुख विभिन्नता क्या है, यानी कि इन दोनों में क्या अलग है, अलग अलग चीजें हैं। तो ये व्यवहारवादी सिद्धांतों और उनकी आलोचना करते हैं, नहीं ज्ञान के सक्रिय निर्माताओं के रूप में बच्चे की संकल्पना करते हैं। सक्रिय निर्माता वाइगोस्टकी कहते हैं और पियाजे नहीं कहते हैं। भाषा एवं चिंतन के बारे में उनके दृष्टिकोण अलग अलग है, बात सही है। बच्चे एक पालन पोषण परिप्रेक्ष्य उपलब्ध नहीं कराते। तो प्रमुख विभिन्नता के बारे में अगर बात किया जाए तो भाषा और चिंतन के बारे में इनके दृष्टिकोण अलग अलग है, क्योंकि इनका मानना है कि बच्चे जो है सीखते कैसे हैं, तो सक्रिय भागीदारिता के रूप में, यानी कि सामाजिक, सांस्कृतिक और भाषाई परिवेश के साथ अंतःक्रिया करके सीखते हैं। और इनका मानना है कि स्टेजेस के हिसाब से सीखते हैं, स्वयं से करके सीखते हैं। ये यहीं पे दोनों का जो है स्टैंड अलग हो जाता है। तो इनके जो भाषा और चिंतन के बारे में उनके दृष्टिकोण है वो अलग अलग है। बच्चे जो अपने मुंह में जो अंतरात्मा में गुनगुनाते हैं उसको वाइगोस्टकी आत्म केंद्रित कहते हैं, आत्म केंद्रित या निज वार्ता कहते हैं। लेकिन
पियाजे उसको क्या कहते हैं? अहं केंद्रित, अहं केंद्रित कहते हैं। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करते हैं। बच्चों में निम्नलिखित कथनों में से किससे बायोगोष्ठी सहमत होते हैं? बच्चे समवयस्कों के साथ सामाजिक अंतःक्रिया करके सीखते हैं। बच्चे तब सीखते हैं जब उनके लिए आकर्षक पुरस्कार निर्धारित किया जाए। इसकी बात तो बायोगोष्ठी कहीं नहीं किए हैं। बच्चे के चिंतन को तब समझा जा सकता है जब प्रयोगशाला में पशुओं पर प्रयोग किया जाए। ये बायोगोष्ठी कहते ही नहीं, क्योंकि ये कोहलर और पॉवलोव कहते हैं। बच्चे जन्म से शैतान होते हैं, उन्हें दंड देकर नियंत्रित करना चाहिए, ये भी नहीं होगा। यानी कि बच्चे के लिए बायोगोष्ठी का जो कथन है वही है, बच्चे समवयस्कों और वयस्कों के साथ सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से सीखते हैं। ये प्रश्न 2015 में पूछा गया है सीटेट की परीक्षा में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो बायोगोष्ठी के अनुसार बच्चे स्वयं को क्यों बोलते हैं? बच्चे के स्वभाव बहुत बातूनी होते हैं। नहीं, ये उचित आंसर नहीं हुआ। बच्चे अहं केंद्रित, ये पियाजे कहते हैं। और बच्चे अपने कार्य को दिशा देने के लिए बोलते हैं। बच्चे अपने प्रति वयस्कों का ध्यान आकर्षित करने के लिए बोलते हैं। नहीं, बच्चे अपने कार्य को दिशा देने के लिए जो है बोलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो यहाँ पे आपको नेक्स्ट प्रश्न दिखेगा कि बायोगोष्ठी की संस्तुति के अनुसार बच्चे की व्यक्तिगत वाक की संकल्पना क्या है? तो बच्चे की व्यक्तिगत वाक प्रदर्शित कराती है कि बच्चे बुद्धू होते हैं। नहीं, ये गलत हो जाएगा। स्पष्ट करती है कि बच्चे अहं केंद्रित होते हैं, ये पियाजे जी का कहना है। प्रदर्शित करती है कि बच्चे अपने आप से प्यार करते हैं। नहीं, स्पष्ट करती है कि बच्चे अपने कार्यों के निर्देशन के लिए भाषा का उपयोग करते हैं। ये एक सही पॉइंट है जिसको माना जा सकता है बायोगोष्ठी के अनुसार। चलिए प्रश्न संख्या 9 की बात करते हैं। बायोगोष्ठी के अनुसार सीखने को पृथक नहीं किया जा सकता है। किससे? अवबोधन अवधारणात्मक प्रक्रियाओं से, ये तो इन्होंने कहा ही नहीं है। रीइंफोर्समेंट नहीं कहा है। व्यवहार मापने के योग्य परिवर्तन से नहीं। उनके सामाजिक संदर्भ से पृथक नहीं किया जा सकता, क्योंकि बच्चे का भाषाई विकास सामाजिक संदर्भ से या सामाजिक माहौल में ही, समृद्ध भाषिक माहौल में ही हो पाता है। मौखिक संवाद जो बच्चे अपने आप में करते हैं उसे लेव बायोगोष्ठी क्या कहते हैं? अहं केंद्रित, व्यक्तिगत वार्ता, भ्रांत वार्ता, समस्यात्मक वार्ता। देखिए अहं केंद्रित जो है पियाजे जी कहते हैं, भ्रांत वार्ता होगा नहीं, समस्यात्मक वार्ता होगा नहीं। ये व्यक्तिगत वार्ता जो है, निज वार्ता, पर्सनल स्पीच, व्यक्तिगत वार्ता, ये सारी चीजें एक ही हैं। इसको कहते हैं क्या? मौखिक संवाद। जो अपने में बच्चे बोलता है या अपनी माँ की भाषाओं को, गीत को गुनगुनाता है, वो सारी चीजें क्या है? व्यक्तिगत वार्ता है। और वो अपने कार्यों को निर्देशन देने के लिए इसका प्रयोग करता है। जी हाँ दोस्तों, यह वीडियो कैसा लगा? उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो अच्छा लगा होगा और बहुत सारी चीज़ आपको सीखने को भी मिले होगी। अगर यह MCQ अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।